चलो, yesterday we have completed question number 25, right? Today we have to start with question number 23. 23 और 24 हम लोगों ने छोड़ा था। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को 11th की तरफ मूव कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब देना सोच समझ के। हम लोगों ने एक अकाउंट पढ़ा है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप सबको याद होगा। यस, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप नोटिंग कुछ नहीं करनी है, समझना। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, और यहां आप क्या लिखते थे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। टू परचेजेस, वो भी नेट परचेजेस, मतलब रिटर्न माइनस करते थे, और बाय सेल्स। कुछ इस तरीके से हम ट्रेडिंग बनाते थे। एक्सपेंसेस भी आते थे कुछ। यस सर, कौन से? उस एक्सपेंसेस को क्या परचेज बोलते से हैं? रिलेटेड। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर हम निकाल देते थे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। सर ये याद है प्रकाश, तेरे को तो अच्छे से हो गया। चलो अच्छी बात, ये याद है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को पहले सुनिएगा ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट या फिर इनवर्स? इनवर्स, डायरेक्ट मतलब if closing stock increases, the profit will increase, and if closing stock decreases, the profit will decrease. डायरेक्ट का मतलब ये है। इनवर्स का मतलब उल्टा, कि एक चीज बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, और अगर वो चीज डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज। मुझे आपसे पूछना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर? डायरेक्ट और इनवर्स? इनवर्स। सर इनवर्स। यस सर। चलो, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, विच इज 100% रॉन्ग। क्रेडिट साइड इंक्रीज होने पर आपका प्रॉफिट कम कैसे हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता भाई। अकाउंट का टोटल, मान के चलिए, मैं एक रैंडम फिगर अज्यूम करता हूं आप लोगों के सामने। मान लीजिए मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, इट कम्स ₹1,00,000, और डेबिट साइड को टोटल किया, इट कम्स ₹80,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था? 20। मैं कहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज कर दूं, मतलब ये 1,00,000 इंक्रीज हो जाएगा ना टोटल। मान लीजिए हम इसको 120 कर देते हैं, तो बताना क्या ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा या इंक्रीज? इंक्रीज, इट बिकेम 40,000। कोई रटने की बात नहीं। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो वो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब जरा ओपनिंग स्टॉक के बारे में सोचिए। ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में which type of relationship is exist? Inverse, because ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड पे है? डेबिट। और आप डेबिट साइड को जैसे ही इंक्रीज करोगे, आपका प्रॉफिट वैसे ही नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट, एंड ओपनिंग स्टॉक हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट। फंडा समझ में आता है? अब अपने रजिस्टर के टॉप मार्जिन पे ये लाइन लिख लीजिए। लिखो, क्लोजिंग स्टॉक हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, closing stock have direct relationship with the profit and
opening stock have inverse relationship with the profit. अब डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब रिवर्स, उल्टा, अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्लोजिंग प्रॉफिट इंक्रीज होगा। यहां तक चीज क्लियर है? Yes, sir. आइए, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है वो इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। एक चीज और शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया स्टार्टिंग में, आप अपना होमवर्क का रजिस्टर अलग मेंटेन करोगे और क्लास वर्क का रजिस्टर अलग मेंटेन करोगे। उसका रीजन ये है, आपके पास 3 बुक है, अगर आप अपना होमवर्क क्लास वर्क के रजिस्टर में ही करोगे तो बहुत ज्यादा रजिस्टर्स बन जाएंगे जो आपको रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। एक हो 6 रजिस्टर रिवाइज करने हैं, एक हो 3 रजिस्टर रिवाइज करने हैं, तो मेंटल प्रेशर हट जाता है। इसीलिए आप होमवर्क क्वेश्चन को क्लास वर्क कॉपी में नहीं करोगे, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और वहां पे करना, जितना हो गया, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, क्योंकि मैं आपको होमवर्क में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसका कॉन्सेप्ट हमने क्लास में ना किया हो। तो अगर आपने क्लास वर्क रिवाइज कर ली तो समझ लेना होमवर्क भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया, ठीक है सर। आइए, प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्ट करते हैं। Average profit earned by a firm is rupees 1 lakh. Average profit is rupees 1 lakh, which includes undervaluation. Undervaluation मतलब हमने स्टॉक की वैल्यू को, अंडरवैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यू को कम कम कर किया दिया। हुआ है। कम करा हुआ 40,000 on an average basis. Capital employed, invested आपको given है, normal rate of return आपको given है। You have to calculate value of the firm on the basis of 5 times the super profit। तो सबसे पहले लिखिए calculation of value of goodwill। First of all, write down the formula. Goodwill is equals to super profit multiplied by, हाँ जी, number of years Yes, purchase. purchased। Number of year purchased 5 hours given, है ना। Now we have to calculate average। Average आपको दिया है which is रुपये 1 लाख, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, उसने क्या कहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा अगर आपको स्टॉक का नेचर नहीं पता है, ओपनिंग है या क्लोजिंग, तो हमेशा क्या मानते हैं, क्लोजिंग, कि ईयर एंड वाले स्टॉक की वो बात कर रहा है। उसने बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक की वैल्यू मैंने कम दिखाई है, तो क्या प्रॉफिट भी कम दिखाया होगा। क्लोजिंग sir. स्टॉक एंड प्रॉफिट Yes, sir. हैव डायरेक्ट। Direct अगर relation. स्टॉक की वैल्यू कम है तो क्या मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। अब आप Yes, इसको sir. ठीक करोगे ना, तो ठीक करने के लिए 40,000 आपको Add ऐड, कर। Add करने हैं। ये बात समझ में आती है। तो यहां Yes, पर एक sir. और चीज लिखूंगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस Normal profit. Normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एवरेज प्रॉफिट कितने हो जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन में, 1,40,000. प्लस 40। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड Capital involved Into into NRR. NRR. एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख
30,000. NRR is 5%. 5%. जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो सर। 1,40,000 माइनस 6,30,000 का 5% कितना हो जाएगा? 31,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 सर कितना आएगा ये? 140 माइनस 31,500। आप सब लोगों के साथ में एक पैड होना चाहिए, कैलकुलेशन पैड। मेरी बात को 1 महीने फॉलो करके देख लो, बेनिफिट हो तो उसको 1,08,500 इंटू 5 5 लाख लीजिए सर, ये आपकी हो गई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। यानी कि तो वो स्टॉक subtract इंक्रीज हो गया। हो जाएगा। छोड़ सकता हूँ होमवर्क में। यस यस सर। नाउ टुडे कर लिया। कॉन्सेप्ट की हुई था। अरे मतलब इसके अलावा भी कोई टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ यार, मैं ऐसे कैसे मना कर दूं कि क्वेश्चन नहीं बन सकता? किसी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ सकती है। प्रैक्टिस के लिए वी हैव ओनली 2 क्वेश्चन, बट ये एडजस्टमेंट तो वो किसी में भी डाल सकता है ना। हो सकता है एवरेज प्रॉफिट वाले में भी डाल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सुपर प्रॉफिट में ही आएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वहां पे भी लिख सकता है वो। बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर अंडर वैल्यूएशन है तो मुझे प्रॉफिट में क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन है तो मुझे प्रॉफिट में क्या करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आए। ठीक है, चलो सर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए सर, नोटिंग कीजिए, लिखिए। कैपिटलाइजेशन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक ये मेथड होता है बेटा। और सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल्स टू, हम इसमें गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स divided by NRR multiplied by 100 minus capital employed minus capital employed। और सर यहां पे फॉर्मूला यूज होता है सुपर प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। हम यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करते। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो करके लिख सकते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। अब
क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो सब मेथड कवर होते हैं, इसलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, दोनों ही मेथड से आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल सेम आएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो आंसर आएगा, सेम आंसर विल कम बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे एक रीजन है। देखिए, एग्जाम में नहीं आएगा, आपके रेफरेंस के लिए करा रहा हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट इट्स अ शॉर्टकट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। देखो, अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, इसको, इसी मेथड को, तो सर ये क्या बनेगा? देखिए मैं कर रहा हूं, कौन से मेथड को सॉल्व कर रहा हूं? सुपर प्रॉफिट का आगे स्टेप लिख रहा हूं, थर्ड। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एवरेज डिवाइडेड बाय एनआरआर into 100 minus normal profits upon, यही लिखोगे सर? अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, सर नॉर्मल कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू into an एनआरआर अपॉन, ये 100 बेसिकली मैं क्यों लगा रहा हूं ये भी बता देता हूं। एनआरआर आपका परसेंटेज में होता है, और जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो वो डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो सिमिलरली जब ये एनआरआर लगाओगे तो ये डिवाइडेड बाय 100 होगा। बात को समझ रहे हो? 5% है तो ये 5/100 होगा, तो नीचे भी तो 5/100 होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएगा। तो जिससे मेरा ये जो 100 है ये भी कट जाएगा ना भाई, एनआरआर ऊपर एनआरआर नीचे, तो सेम कट गया। आपके पास बचा क्या? एवरेज प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय इनटू माइनस कैपिटल, और यही वही वाला फॉर्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ा। तो कहने के लिए ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट दे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो दो बोथ मेथड्स आर सेम, so that is why the answer will come same from both the methods। ठीक है बच्चों? अब सर एग्जाम में अगर ना पूछा जाए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, तो कौन सा मेथड लगाए? कोई भी लगा दो, एवरेज या सुपर, क्योंकि आंसर तो सेम रहना है। ठीक है, डन। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन इज साइलेंट कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज अप्लाई करना है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर अप्लाई करना है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो प्लीज लिखिए, calculation of value of goodwill। फॉर्मूला कौन से निकालू बेटा, बताओ? एवरेज से। एवरेज एवरेज डिवाइडेड बाय into 100 माइनस
एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, 2 लाख। बेटा अगर आपको एक ही साल का प्रॉफिट गिवन हो तो एवरेज भी वही होगा, है ना, डिवाइडेड बाय एनआरआर, हाउ मच, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 16। 16 lakh. इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा, अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ परसेंटेज हटानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये 20 लाख हो जाएगा। तो देयरफॉर आंसर इज रुपी डन। अगर सर मैंने यही क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से किया होता तो मेरा आंसर क्या होता। देखिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, सेवा। सेवा का मतलब होता है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर, जो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं उसका मेरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा कराया, ठीक है। तो अगर हमें यही क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से कैलकुलेट करना हो तो क्या आंसर आता, तब मैं फॉर्मूला क्या लिखता, सुपर प्रॉफिट इनटू नहीं डिवाइडेड बाय एनआरआर, और सर सुपर कैसे आता, एवरेज Average profit minus normal profit. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय, चलो सर एवरेज 2 लाख। सर नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड Employed इनटू into एनआरआर, NRR. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16,000. 16 लाख इनटू Sorry. 10%, होल डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, यही होगा ना। सो 2 लाख माइनस 1 लाख 60 होल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 40/10 इंटू 100 रुपी 4 लाख। सो फ्रॉम बोथ द मेथड्स आंसर विल रिमेन्स द सेम। ठीक है सर, यहां तक डन। चलो अब एक चीज और आपको मुझे लिखवानी है, सुनिएगा ध्यान से। व्हेनेवर, जब भी आप किसी एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, जब भी आप उसको 100 से क्या करते हैं, मतलब एनआरआर से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आपको मिली, ऐसा करने से कोई फिगर आएगी ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लिख लीजिए, लिखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट गिवन हो तो समझ लेना ये वो वैल्यू है जो एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करने के बाद आती है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने सर्कल आपको लगाया, इस सर्कल को सॉल्व करके जो फिगर आती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो तो गुडविल ही हो जाएगी क्योंकि माइनस तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में ये जो 20 लाख रुपए हैं ये क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, डन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट गिवन हो तो आपको गुडविल निकालने के लिए सिर्फ उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है, क्योंकि उसने ये तो आपको सॉल्व करके दे ही दिया।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 28। एक बार आप रीड करेंगे। सर क्वेश्चन 28 को रीड कीजिए। A and B are partner. Capitals are rupees 3 lakh and 2 lakh. NRR 20%. क्या लिखा है? Capitalized value of average profit 750। आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा। एम आई राइट? चलो कर ले, लिख लो। हाँ? 5 लाख, हाँ लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, हम संडे सुबह 10 बजे मिल रहे हैं। लावण्या टेस्ट देने कैसे आना है इस बार? इस बार तो ऑफलाइन आओगे टेस्ट देने? Yes, sir. लावण्या अग्रवाल, सर पता नहीं अगर पापा छोड़ेंगे तो ऑफलाइन वरना टेस्ट ऑनलाइन। एटलीस्ट टेस्ट तो मैनेज कर लो, कोशिश करना बेटा, ठीक है? हाँ जी, क्या फॉर्मूला लिखूं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इनटू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर ये जो है इसका तो मेरे को डायरेक्ट आंसर है 750, मैं लिख सकता हूँ, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, दोनों की कैपिटल को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा सर? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 29। एक बार 29 क्वेश्चन पे आइए। प्लीज एक बार रीडिंग कीजिए क्वेश्चन को, रीड कीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल प्लस करंट अकाउंट बोथ बैलेंसेस आर गिवन। आपको कैपिटल के बैलेंसेस भी गिवन है और करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है, ठीक है? तो व्हेनेवर यू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम कैपिटल के बैलेंसेस भी कवर करते हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस भी कवर करते हैं। सर कैपिटल और करंट दो अलग अलग अकाउंट क्यों बने हुए हैं? जब मैं इससे नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगा वहां पर यह कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना समझना है कि मुझे कैपिटल और करंट दोनों बैलेंसेस कवर अप करने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 5 पक्का? हाँ सर 5,50,000। हाँ जी, 5,50,000 कैप। क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दो। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, दिस इज NRR। देखो जो भी नई चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अननेसेसरी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो चीज समझाने वाली है उसको फोकस करके समझिएगा। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब NRR, और नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब होता है
कैपिटल एम्प्लॉयड, कहीं लिख लो। जो आपको 2 लाख रुपीस गिवन है, ये 2 लाख रुपीस क्या चीज है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, एनआरआर मिल गया, प्रॉफिट्स आपको दिए हैं, तो वहां से आप एवरेज कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ सकता हूं मैं होमवर्क में? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था ये? कैपिटल एम्प्लॉयड 3030 क्वेश्चन। डन, चलिए सर। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, डेट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखो, ऑन 1st April 18 a firm had assets of ₹1 lakh excluding stock। 1 लाख रुपए की एसेट में स्टॉक इंक्लूड नहीं है। करंट लायबिलिटी कितना? 10,000। बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, तो जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर की कैपिटल है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ ₹60,000 at 4 years purchase of super profit। Find actual profit of the firm। actual profit का मतलब हो गया एवरेज प्रॉफिट। मुझे इसमें आप ये बताइए, आप कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेंगे? बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? सोच समझ के बताइएगा। 70. 30,000। सर देखो, Sir, 1,10,000. एसेट माइनस लायबिलिटी का, तो उस हिसाब से 90,000 आना चाहिए। कैसे 90 आएगा? 1 लाख माइनस 10,000। Sir, हाँ जी, वो कॉन्सेप्ट sir, गलत लगा। 1,10,000. हाँ ठीक है लवन्या, सुनिए, क्वेश्चन ने आपको बोला मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितने की? 1 लाख। जिसमें मैंने स्टॉक इंक्लूड नहीं किया, तो मेरे पास एसेट तो एक 20 की हुई ना। मैंने कहा कि टोटल एसेट्स, अरे भाई सुन, क्वेश्चन सेज कि टोटल एसेट्स आर ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, जिसमें मैंने स्टॉक इंक्लूड। तो आप तो टोटल एसेट में स्टॉक लोगे ना, या आप भी नहीं लोगे? लोगे ना? सर लेंगे सर। क्वेश्चन ने कहा मैंने नहीं लिया स्टॉक, बट जब हम टोटल एसेट्स लेंगे तो हम तो स्टॉक लेंगे। तो हमारे पास टोटल एसेट कितना? एक 20, लाइबिलिटी कितनी? 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक 10। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें मुझे एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो कैसे एवरेज प्रॉफिट आएगा? अब देखो, उसने नहीं बताया ना कौन सा मेथड लगाना है। बताया है, ध्यान से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ ₹60 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर। तो ये कौन से प्रॉफिट का मेथड क्वेश्चन है? सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर नहीं, ओनली सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इसने आपको इस हेडिंग के अंदर ये क्वेश्चन दिया है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे। क्या होता था? एवरेज, उसने एवरेज ही पूछा ना बच्चे। सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, गुडविल सर उसने आपको बता दी कितनी? 60,000। सुपर हमें पता है, कैसे आएगा बेटा बताओ? प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस
मल्टीप्लाइड बाय, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब मुझे एवरेज निकालना है और नॉर्मल निकालना है। क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है? नहीं सर, वही तो हमें निकालना है। तो मुझे सिर्फ एक चीज का पता लगाना है, डेट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, है ना? तो आप वर्किंग नोट बनाना चाहें तो एक वर्किंग नोट बना दीजिए, और उसमें क्या लिखेंगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी? टोटल एसेट्स, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये कितनी है बेटा, 1/20, और लायबिलिटी 10। 60,000। बेटा मैं 4 को इस साइड लाऊंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा? नहीं बेटा, एनआरआर 8%. 8%। 4 तो चला गया ना, 4 तो अब आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने वहां डिवाइड ले लिया उसको। ये हो गया 15,000। दिस वुड बी एवरेज। बेटा 110 का 8% कितना हो जाएगा? 8800। Yes, sir. 8,800। इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट विल बी 15 प्लस दिस। 23,800। लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो पहले डाउट पूछिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब समझ में आ रहा है ये मैटर? चलो एक बार प्लीज क्वेश्चन नंबर 31 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 हमें 2 बार सॉल्व करना है। In question number 31, first of all, we have to find out the goodwill by capitalization of super profit, and secondly, super profit method. दोनों अलग है क्या? दोनों से आंसर सेम आएगा? नहीं, वो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर था। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करेंगे? 2 बार। एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एक बार हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और उसके हिसाब से गुडविल क्या होगी? सुपर डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। हो जाएगा क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार रीड करो, और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप अभी करें। करो प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32। संडे हमारा टेस्ट है, इसके बाद आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए हैं 34 से लेकर, और 39 क्वेश्चन तो रिपीट है चारों मेथड का। संडे आप लोग इस गुडविल का टेस्ट देने आ रहे हो, और जिनकी स्टार्टिंग की क्लास मिस हुई है, जैसे एक आप और एक आप, 3 बच्चे, ये 3 संडे 10 से 12 मैं आपको ये चैप्टर शुरू से करा दूंगा, बैकअप प्रोवाइड करा के, और बाकी सब आप लोग टेस्ट देने आएंगे। किस चीज की? किस चीज की? हाँ आपकी क्लास है, इनका टेस्ट है। करो सर, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? कोई नहीं, मतलब आंसर आ गया ना, चलो कोई नहीं। पीछे
सो क्वेश्चन नंबर 32 आपको दोनों मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ठीक है, डन ना, कोई डाउट? यस सर, दोनों से हो गया, सेम आंसर आ रहा है। अब आप क्वेश्चंस लिखो जो जो आप लोग करके आएंगे। पहले मुझे बताइए, हम लोगों ने, हाँ, होमवर्क लिखिए। 24, 27, 28 तो हमने कर ही लिया था। 29, 30, 31, 32 आप कर चुके हैं, 33 हमने कर लिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन। 24, 27, 29, 30 एंड 31, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 30 मिनट्स में ये चैप्टर हो जाएगा एंड रिमेनिंग 30 मिनट्स में मैं लूंगा आप लोगों के डाउट्स अगर कुछ होंगे तो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है जी, तो संडे आप लोग मेरे पास 10 to 12 आ रहे हैं।